चलिए अभी देखते हैं सेक्शन कोड 75 को। इसका जो टाइटल है ये कहता है काउंटरफीटिंग डिवाइस आर मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब इन सेक्शन 467 आर पोजीशन काउंटरफीट मार्क मटेरियल। इससे आपको ये अंदाज़ा तो हो गया है कि जो सेक्शन नंबर 475 है उसका टारगेट फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं है जो हमने इस चैप्टर के इनिशियल सेक्शंस में देखा था, बल्कि यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ऑथेंटिकेशन का काउंटरफीट अगर कोई मार्क है या कोई डिवाइस है तो उसके ऊपर जो है वो फोकस है। अब अगेन प्रीवियस सेक्शंस की तरह ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, ये डिपेंडेंट है सेक्शन नंबर 467 के ऊपर। और 467 में हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, जैसे वेरिएबल सिक्योरिटी हैं, बिल हैं या अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में इस सेक्शन में कवर किया है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में 475 को समझने की कोशिश करें तो ये बात करता है किन डॉक्यूमेंट्स की जो सेक्शन नंबर 467 में है। अब उसमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन है, अदरवाइज तो अगर हम देखें तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स की बात की है। जब हम 475 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने देखना ये है, डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेक्शन नंबर 467 की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर तो 475 की तरफ आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी पहली बार में ही वो फ्लॉप हो जाता है। जबकि अगर आप देख लें कि ओके जो डॉक्यूमेंट है वो 467 के अंदर फॉल करता है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन प्रूफ यानी ऑथेंटिकेट करने वाला जो डिवाइस है या जो मार्क है, उस डिवाइस या मार्क की अगर क्या किया जाए काउंटरफीटिंग हो, यानी उसका इंटेंशन जो है वो ये हो कि वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन अपीयर करवाए, तो फिर सेक्शन नंबर जो 435 है तो अप्लाई हो सकता है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि हूएवर, यानी बात हो रही है एक्यूज्ड की जो ऑफेंस करता है, हूएवर counterfeits upon or in the substance of any material। यहाँ पे जो लॉ का फोकस है, यानी लॉ ये कह रही है कि ये जो whoever है, यानी अगर कोई पर्सन किसी मटेरियल पर यानी किसी सब्सटेंस के ऊपर या उस मटेरियल पर या उस मटेरियल के अंदर अगर वो कोई क्या कहते हैं उसको ऑथेंटिकेशन डिवाइस है या मार्क है, उसका अगर वो काउंटरफीट बनाता है। अब इसमें ये जो मटेरियल है, यानी मटेरियल कोई भी फिज़िकल सब्सटेंस हो सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर तो ऑथेंटिकेशन मार्क रिप्रोड्यूस किया जा सकता है तो फिर वो ये समझा जाएगा कि ये मटेरियल है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेक्शन नंबर 475 का कंसर्न पेक ये जो मार्क है या डिवाइस की ये जो डिवाइस है उनकी क्रिएशन है, ना कि सिर्फ उस मार्क को बाद में डॉक्यूमेंट्स पर यूज़ करना। क्योंकि इसके टाइटल से कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कहते हैं कि काउंटरफीटिंग डिवाइस आर मार्क, और ऐसा डिवाइस या मार्क जो फिर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर यूज़ फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है ना कि वो एवर काउंटरफीट अपॉन एनी मटेरियल। अपॉन एनी मटेरियल का मतलब ये है कि किसी मटेरियल की सरफेस पर काउंटरफीट डिवाइस या मार्क बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेपर है उसकी सरफेस पर काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन मार्क जो है वो अगर रिप्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो फ्रेज है इन द सब्सटेंस ऑफ एनी मटेरियल, यानी मटेरियल के अंदर यानी विद इन इट्स सब्सटेंस सिक्योरिटी फीचर्स को रिप्रोड्यूस करना। यानी इसमें को अगर हम समझें तो ये जो अपॉन का टर्म यूज़ हुआ है तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अपॉन इज़ इक्वल टू मटेरियल के ऊपर, और इन द सब्सटेंस यानी ये इसका मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर। और आगे क्या कह रहे हैं कि एनी डिवाइस आर मार्क। अब ये जो डिवाइस है ये ऑथेंटिकेशन के पर्पज़ में यूज़ होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको डिवाइस कहते हैं। और ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है, यानी किसी चीज़ की असली या जेन्युइन होने की तस्दीक करना।
यानी ये बताना कि ये चीज़ वाक़ई में वही है जो ये क्लेम कर रही है। इन इस एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है ए, या आप अपनी एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है और वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि ये गवर्नमेंट का असली सर्टिफ़िकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डॉक्यूमेंट कोई सर्टिफ़िकेट है और ये बताता है कि ये असली सर्टिफ़िकेट है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाक़ई ये गवर्नमेंट का असली सर्टिफ़िकेट है? देखें, जिस प्रोसेस, जैसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीचर है या कोई मार्क्स हैं और उसके अलावा अगर कोई साइन है, सिग्नेचर है, सील है, जिससे ये पता चलता हो, कोई डिजिटल सिग्नेचर है, कोई अदर सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं, जिससे ये यानी जिसके थ्रू उसकी जो जेन्युइननेस है वो एस्टेब्लिश होती है, उसे ब्रॉडली ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जो ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट है ना जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये वेरिफिकेशन के कंसेप्ट से डिफरेंट है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे हमारा से CNAC होता है, उसमें हमारा कोड भी होता है, नाम भी होता है, उसका कोई एक महसूस नंबर भी होता है, कोई सिक्योरिटी फ़ीचर्स जैसे कोई बारकोड वगैरह भी लगा होता है। तो अगर अथॉरिटी यानी जो सिस्टम है वो इन फीचर्स को चेक करके कंक्लूड करे कि हाँ ये जेन्युइन CNAC है और ये इसी पर्सन का डॉक्यूमेंट है, तो फिर ये क्या है? ये ऑथेंटिकेशन है। ओके, सो ये जो डिवाइस या मार्क है ना, इसके अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें तो जो ऑफिशियल स्टैम्प्स सील इम्प्रेशन जो होता है ना, ऑफिशियल सील इम्प्रेशन, उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं और ये ज़रूर आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। जैसे ये स्टेप्स हैं, जैसे ये डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस है और ये जो आपको रेड्स कलर का ये मटेरियल, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर जो स्टैम्प नज़र आ रहा है, ये मार्क है, ठीक है। तो ये डिवाइस और मार्क दो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको अपने कंफ्यूज नहीं करना। जैसे ये क्या है? ये है डिवाइस, और इसमें ये जो आपको उभरे हुए ये टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, ये जो इम्प्रेशन नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये मार्क है। और सिमिलरली ये डिवाइस है और इसको इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव्ड, ये रेड कलर का, तो ये क्या है? ये मार्क है, राइट। सो आई होप कि आपकी जो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो चुकी हो। यानी डिवाइस वो है जिस चीज़ से ऑथेंटिकेशन फीचर्स क्रिएट या यूज़ होता है, जबकि जो मार्क है ये डॉक्यूमेंट पर ऑथेंटिकेशन का निशान या फीचर होता है। सो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, हर एक जो स्टैम्प है, सिग्नेचर है, होलोग्राम है या जो बार कोड है, वो सेक्शन नंबर 475 के अंदर fall नहीं करते, ठीक है। उनके अंदर ये मार्क कंसिडर नहीं किए जाते। पहले ये इस्टेब्लिश करना होगा कि वो फीचर्स ऑथेंटिकेशन के पर्पस से एक्चुअली यूज्ड हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एनी डॉक्यूमेंट। अब एनी डॉक्यूमेंट से मुराद ये नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे CNAC है, हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बात हो रही है किन डॉक्यूमेंट्स की? बात हो रही है उन डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्राइब इन द सेक्शन नंबर 467 ऑफ दिस कोड। सो ये जो सेक्शन नंबर 475 है ये डिपेंडेंट है सेक्शन नंबर 467 के ऊपर। यानी ऑथेंटिकेशन का जो मकसद है वे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन नंबर 467 ऑफ दिस कोड में मेंशन है, और 467 को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अगर हम इसको देखें, कोड 67 को, तो ये बात करते हैं लेबर सिक्योरिटी बिल की। तो अगर मैं आपको एक बिल दिखा दूँ, हम तो क्या करते हैं, हमारे पास एक इमेज है, वो ये तो क्लियर तो नहीं है, मैं उसको जूम कर लेती हूँ, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। वह ये विजिबल है, रीडेबल है, तो एग्जैक्ट रीडेबल तो नहीं है, बट मैं आपको इसका जो कंटेक्स्ट है वो आपको मैं पढ़ के सुना दी। सो बेसिकली इसमें जो पार्टीज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे 2000 मकानात की नज़र कमरे, और इसमें कुछ और भी मकानात वगैरह हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको ये कह रहे हैं कि अम, ये काम किस चीज़ के लिए यूज़ होंगी, आई डोंट नो ये वर्ड क्या है, बट अली हज़रत इमाम हुसैन, यानी ये वो उसको एक किस्म का बुक किस्म को कर रहा है, बट विल के ज़रिए से कह रहा है। और ये कि इसमें से कोई भी शख्स रहें, उसके जो वारिसान हैं वो ना तो उसको फ़रोख्त कर सकता है और ना ही उनका जो रेंट वगैरह यानी जो किराया वगैरह है वो ले सकता है। सो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं जो मकसद है
ये आप इस पे एक जो लीगल यूनिट रिपब्लिक का स्टैम्प है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो विटनेसेस हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल सिग्नेचर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये विल दिखाने का मकसद ये है कि ये सेक्शन नंबर 467 की अंडर जब वो फॉल करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विल, ठीक है। और जो 475 है वो डिपेंडेंट है सेक्शन नंबर 467 के ऊपर। सो विल को आपने देख लिया, अगर आप विल का फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती। सो विल का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन इसको देख नहीं सकते हैं, यानी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि आप देंगे ओके जिस तरह नोटिस है समन्स वगैरह को जब हम CPC पढ़ते हैं तो एंड में हमें एक पूरा फॉर्मेट दिया होता है कि आपने इसको ऐसे ड्राफ्ट करना है और उसमें लिखा होता है। सो ये जो वसीयतनामा है यानी ये जो विल है इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो आप इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। सो दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो एक और डॉक्यूमेंट है सेक्शन नंबर 467 में, वो बात करते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। So, एक एग्जांपल हम इस टर्म की वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं। सो उसको हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके। सो ये है नेशनल सेविंग पाकिस्तान, ओके। ये वाला है बेसिकली, इसको हम खत्म करना चाहिए। सो ये हुआ नेशनल सेविंग्स के, ये बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से वही हैं, बट हम जो देखना चाहते हैं वो है ये वाला डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो। सो ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये बेसिकली एक सेविंग प्रोग्राम है जिसमें आपको जो यानी आम पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसको ले सकते हैं, इस प्रोग्राम को, यानी आप क्या करते हैं ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये जो डिनोमिनेशंस हैं ये आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट बदले में आपको क्या देती है, ये आपको ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट देती है। और फिर इसके बदले में आपको जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता रहता है वो आपको मिलता रहता है। सो इसकी जो मैच्योरिटी है वो 10 ईयर है, ठीक है। तो इसको मतलब ये नहीं है कि आप 10 ईयर से पहले इसको इन्हें विदड्रा नहीं कर सकते। जब आप उनको सर्टिफिकेट देंगे तो वो आपको आपकी जो पैसे हैं आपको वापस कर देंगे, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इसको विदड्रॉ करते हैं तो फिर इस ट्रिप में क्या होगा कि आपको उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, बट क्या कहते हैं हर साल के बाद उस पर जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता रहता है। सो ये एक आप इसको देख सकते हैं, यानी एक सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 467 में। ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, इसको ऑलरेडी जो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 30 है वो उसको डिफ़ाइन कर चुका है। तो अगर हम सेक्शन नंबर 30 पाकिस्तान पिनल कोड को देखें कि ये है सेक्शन नंबर 30 पाकिस्तान पिनल कोड, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है कि द वर्ड से वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledged that he lies under legal liability or has not a certain legal right. So ये क्या है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसको ऑलरेडी अगर आप इस डिफिनीशंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप हमारी वीडियो में जो सेक्शन 30 के हैं उसको आप देख सकते हैं, ओके। सो ये जो सर्टिफिकेट है ये वाला, ये ग्रीन कलर का ये जो सर्टिफिकेट है ये सेक्शन नंबर 467 यानी स्पेसिफिकली ऐसे डॉक्यूमेंट को टारगेट करते हैं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रपोज करता है, ये अलॉन्ग विद विल, क्योंकि उसमें विल का भी जिक्र है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन नंबर 467 है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है और ये कहता है कि ओके अ डॉक्यूमेंट विच प्रपोज टू बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक लीगल राइट से है वो क्रिएट करता है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जितनी भी दिखाए हैं, हमारा जो इस सेक्शन में 475 में जो फोकस है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है ही नहीं। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है सेक्शन नंबर 467 के ऊपर। ये उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो ये डिवाइस या मार्क है वो यूज़ होना ज़रूरी है। अब जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है
कि सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो 467 वाला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि जो डिवाइस है या मार्क है उसको काउंटरफीट किया गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर समझाया। किस मकसद के लिए? ताकि उस डॉक्यूमेंट को, जो सेक्शन 467 वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए को यूज़ किया जा सके। जैसे आगे का जो फ्रेज़ है वो कह रहे हैं कि इंटेंटिंग दैट, यानी आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, काउंटर डिवाइस को काउंटरफीट कर रहे हैं, मार्क को काउंटरफीट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किस डॉक्यूमेंट के ऊपर? 467 वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर। और जो हू एवर है, ये जो मुलजिम है, जो करने वाला है, उसका इंटेंशन क्या है? दैट सच डिवाइस आर मार्क, क्योंकि असल में इस सेक्शन के ऊपर जो फोकस है वो डिवाइस और मार्क की काउंटरफीटिंग के ऊपर है, ठीक है। तो यानी उस काउंटरफीटिंग के ऊपर तो है, लेकिन उसकी यूज़ के ऊपर है ताकि डॉक्यूमेंट्स को असली जेन्युइन दिखाया जा सके। Intending that such device and mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged, यानी अगर होती जिसकी वजह से वो फॉर्ज हो जाए, और देयर आफ्टर टू बी फॉर्ज ऑन सच मटीरियल। ओके, सो इस सारे प्रोसेस का इंटेंशन क्या है? उस डिवाइस और मार्क को, ताकि वो जो डिवाइस और मार्क हैं जो काउंटरफीट है, असली नहीं है, क्योंकि असली है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो 475 के अंडर फॉल नहीं करता। अगर वो काउंटरफीटेड डिवाइस या मार्क हैं तो वो क्या हो? शिल भी यूज, ये अभी यूज़ नहीं हुए। अगर वो उस मकसद के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके, किस मकसद के लिए? ताकि डॉक्यूमेंट्स की को क्या किया जा सके? ऑथेंटिसिटी दी जा। यानी यहाँ पे ये जो पेज है ना, अपीयरेंस ऑफ द ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन दिखाना, ना कि डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली जेन्युइन बनाना। यानी काउंटरफीट मार्क डॉक्यूमेंट को लीगली जेन्युइन नहीं बनाता, वो सिर्फ देखने वाले को जेन्युइन होने का इम्प्रेशन देने के लिए यूज होता है। ओके, सो इसमें ये जो नेक्स्ट पेज है ये कह रहे हैं ना, टू एनी डॉक्यूमेंट दिन फॉर्ज। यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि दिन का मतलब वो नहीं है जिस फॉर्म यूजुअली कहते हैं कि, ठीक है, बल्कि स्टेटूटरी सेंटेंस का यानी ये स्ट्रक्चर है लॉ में, और इसका मतलब ये है कि जो काउंटरफीट डिवाइस या मार्क है उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर यूज़ करना इंटेंडेड हो जो ऑलरेडी फॉर्ज है, यानी फॉर्ज किया गया है। यानी सिंपल लैंग्वेज में ऐसा डिवाइस या मार्क किसी ऐसी डॉक्यूमेंट को जेन्युइन दिखाने के लिए यूज़ करना जो ऑलरेडी क्या है? फॉर्ज है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है ए, उसने क्या किया है? उसने एक फेक विल बनाई है, फेक विल, फेक विल बनाई है उसने, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 पे वो क्या करता है कि अब उस ए के पास जेन्युइन विल को ऑथेंटिकेट करने वाला एक रेलेवेंट डिवाइस या मार्क है। स्टेप 2 में हम ये कहते हैं, ठीक है, कि उसके पास कोई मार्क है जो है जेन्युइन, जो रेलेवेंट है ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब स्टेप 3 क्या करता है कि वो इस मार्क का जो काउंटरफीट वर्जन है वो यूज़ करता है, ठीक है, यानी फेक जो मार्क है वो यूज़ करता है। और उसका जो पर्पस है, यानी जो एम है, वो फेक विल को, ये जो फेक विल है उसको वो ये है कि उसको देखकर लोग समझें कि ये जो विल है ये असली है। सो यहाँ पे हम ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं कि ये कहता है ना कि एनी डॉक्यूमेंट देन फॉर्ज, यानी डॉक्यूमेंट देन फॉर्ज इज इक्वल टू द डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन फॉर्ज्ड और इज़ फॉर्ज्ड, ये ऑलरेडी फॉर्ज्ड है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रेज है उसमें जो टर्म यूज़ हुआ है देयर आफ्टर टू बी फॉर्ज, यानी ये किसको शो करता है? देयर आफ्टर, ये फ्यूचर को शो करता है कि अभी ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? वो फॉर्ज नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा। और देयर आफ्टर टू बी फॉर्ज ऑन सच मटेरियल, अब मटेरियल लाजमी बात है उसकी बात हो रही है, जैसे ये डिवाइस है और ये जो रेड यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग है ये क्या है? ये मार्क है, ठीक है। यानी सच मटेरियल, वो मटेरियल जिसके ऊपर या जिसके अंदर काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन डिवाइस या मार्क जो है वो बना हुआ है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप एक देख सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अब हाथ नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं? ये एक शख्स है ए, ये उसके हैं, ठीक है। अब उसने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट, मटेरियल या पेपर प्रिपेयर किया है, ये आप देख सकते हैं। उस मटेरियल पर एक काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन मार्क जो है ये ऑलरेडी उसने रिप्रोड्यूस कर दिया गया है।
अभी ये जो इसमें आप जो ये देख सकते हैं ना जो राइटिंग है, ये क्या है, ये अभी बनी नहीं है। इसको हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल है, यानी अज़्यूम करें कि ये एक बिल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है? बिल है। ये पेपर जो है अभी इस वक़्त खाली है। उसने पहले क्या किया है, इस डिवाइस को यूज़ करके ये जो यानी ये काउंटरफीट डिवाइस यूज़ करके इस पे ये मार्क जो हैं ये इस पेपर के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और उसका यानी इसका इरादा क्या है कि मैं बाद में इस मटेरियल पर मटेरियल मीन्स डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर एक फ़ेक विल बनाऊँगा, ठीक है? तो ये फिर क्या आ जाएगा, ये देयर आफ्टर टू बी फॉर्ज। जब वो फ़ेक विल बनाएगा, तो जब कोई फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है? फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट को तो वो जेन्युइन है, तो फिर तो वो फॉर्ज कंसिडर ही नहीं किया जाता, राइट? जबकि यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है वो किसका है, फॉर्ज का। यानी इस डॉक्यूमेंट का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये विल है या कोई अदर सर्टिफिकेट है, वेरिएबल सिक्योरिटी है, तो उसका फॉर्ज होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी इस एग्ज़ाम्पल में लॉ ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट पहले से फॉर्ज होना ज़रूरी है। सेक्शन 475 जो है ये दोनों सिचुएशंस को करता है, यानी दिन फॉर्ज को इन फॉर्ज डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट और देयर आफ्टर टू बी फॉर्ज, यानी डॉक्यूमेंट्स बाद में इसी काउंटरफीट मार्क मटेरियल पर फॉर्ज किया जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इस सेकंड लिम्ब की। और ये जो सेकंड लिम्ब है इसको आपने ये जो फर्स्ट लिम्ब है इसके साथ मिक्स नहीं करना, इसको हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे क्योंकि ये दो अलग सिनारियोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब ये कह रहे हैं कि आई हू कम्युनिकेट। ओके, सो इसमें बात हो रही है किसकी, हु की बात हो रही है। अब यहाँ पे हु है, यहाँ पे हु एवर है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हु है ये हु एवर है, यानी ये सेम पर्सन है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स काउंटरफीट कर रहा है किसी डिवाइस या मटेरियल को, वो चूँकि इस फिल्म में बात हो रही है पोजीशन की, वो पोजेस भी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स के पोजीशन में ऐसा कोई मटेरियल है वो उसको काउंटरफीट भी कर रहा है। क्योंकि इस लिम्ब में लॉ किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, लॉ बात कर रहा है उस शख्स के ऊपर जो ऐसा काउंटरफीट मटेरियल पोजेस करता है। और हु विद सच इंटेंशन, यानी इंटेंशन जो लाजमी है क्रिमिनल इंटेंशन, और वो इंटेंशन क्या होनी चाहिए, हिज एंड हिज पोजीशन, यानी अगर उसके पोजीशन में कोई ऐसा काउंटरफीट डिवाइस है, मटेरियल है, सॉरी कोई काउंटरफीट मटेरियल है, एनी मटेरियल अपॉन और इन द सब्सटेंस। और ये जो दो फ्रेजेस हैं ये आपको यहाँ पे मैं फर्स्ट लिम्ब में डिटेल के साथ समझा चुकी हूँ। इन द सब्सटेंस ऑफ विच एनी सच डिवाइस और मार्क इज़ बीइंग काउंटरफीटेड, यानी जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, ये सेम वही इंटेंशन है जो पहले पार्ट अभी एक्सप्लेन की गई है। यानी जो इंटेंशन है वो ये हो कि ये जो काउंटरफीट डिवाइस है या मार्क है उसको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन ऑथेंटिकेट अपीयर करवाने के लिए यूज़ किया जाए। यानी इस लिम्ब के अकॉर्डिंग जो सिर्फ पोजीशन है वो क्या है, वो ऑफेंस मेकिंग है। जैसे इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है ए, उसके ड्रॉयर में एक काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन मटेरियल मिला, लेकिन ए को उसके नेचर का पता ही नहीं था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि इसको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन दिखाने के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, या करे। तो फिर मेयर पोजीशन जो है वो सेक्शन नंबर 475 के अंदर ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होगी, बल्कि इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि एक को ये नॉलेज हो कि जो मटेरियल रखा हुआ है वो उसके प्लान का हिस्सा हो, यानी ये इंटेंशन ये चीज़ शो करती है, ठीक है। यानी उसका इंटेंशन ये हो, उसको ये पता हो कि इस काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन फीचर्स को फेक विल या कोई वेरिएबल सिक्योरिटी पर यूज़ करके उसे जेन्युइन दिखाना है, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 475 है, ये डिपेंडेंट है सेक्शन नंबर 467 के ऊपर। सो आगे जो है वो पनिशमेंट क्लास है, यानी यहाँ पे बातें दो ही हैं, एक काउंटरफीट डिवाइस या जो मार्क है उसको ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज़ करना या उसकी पोजीशन, ठीक है, किसी मटेरियल की। लेकिन दोनों की जो पनिशमेंट है वो सेम है, वो एक ही प्रेज में कवर है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो शख्स होगा, यानी दोनों पार्ट में से जो भी किरदार अदा करेगा, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और या अगर उसको केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये वाली पनिशमेंट नहीं मिलती तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ
ईदर डिस्क्रिप्शन मिलेगी जो मे एक्सटेंड यानी एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक। ये जो मे एक्सटेंड है 7 ईयर यानी 7 ईयर है, ये क्या है, ये मैक्सिमम टाइम है। यानी अगर कोर्ट चाहे तो इससे कम सज़ा भी दे सकती है, 1 महीने की भी दे सकती है, 2 साल की भी दे सकती हैं, उसको 6 साल की भी दे सकती हैं। लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एंड, तो ये जो पनिशमेंट है ना, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि इन दोनों में से कोई एक दे दे। लेकिन कोर्ट चाहे ये वाली पनिशमेंट दे या चाहे ये वाली पनिशमेंट दे, तो उसके साथ साथ जो चीज़ दूसरी पनिशमेंट ऑब्लिगेटरी है वो क्या है, वो फ़ाइन है, तो वो फ़ाइन के लिए भी लायबल होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस, ये जो फ़ाइन है ये सब क्या है, ये पनिशमेंट की काइंड्स हैं यानी टाइप्स हैं। और ये हमें कहाँ से मिलती है, कि पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है वो हमें लिस्ट ऑफ पनिशमेंट बताता है। अगर इसको हम देखें तो देखें कि ये पाकिस्तान पिनल कोड है और ये उसका सेक्शन नंबर 53 है। ओके, तो 15(3), ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये पनिशमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 10 किस्म की पनिशमेंट है। इसमें ये जो 8 नंबर वाली है, ये 7 नंबर वाली है, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और 8 नंबर वाली इम्प्रिजनमेंट है, और ये कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट ट्रू डिस्क्रिप्शन की होती है, रिगरस और सिंपल। क्योंकि इस सेक्शन में जो सेक्शन नंबर और हमने देखा 475, उसमें लिखा हुआ था ईदर डिस्क्रिप्शन। जब ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो रिगरस दे चाहे तो सिंपल दे। और फिर उसके साथ साथ जो 10th नंबर वाली पनिशमेंट है फ़ाइन, तो वे भी दी गई है। यानी जब भी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर कोई ऑफेंस करता है तो उसको जब कोर्ट की सज़ा देती है तो कोर्ट क्या करती है कि इस सेक्शन को ओपन करके उसके लिए जो सज़ा की टाइप है वो चूज़ करती है। ओके, सो अगर इस सेक्शन को हम सिंपल अल्फाज में समझें तो सेक्शन नंबर 475 पाकिस्तान पिनल कोड, ये सेक्शन नंबर जो 467 पाकिस्तान पिनल कोड है, उसकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जेन्युइन दिखाने के लिए यूज़ होने वाले जो ऑथेंटिकेशन डिवाइस या मार्क हैं उसको काउंटरफीट करने के मतलब हैं, या ऐसा काउंटरफीट मटेरियल, सेकंड लिम में बात जो हुई है, ऐसा काउंटरफीट मटेरियल रिक्वायर्ड इंटेंशन के साथ पोजेस करना क्या है, इस सेक्शन के अंडर कपेंस है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 476 को। अगर आप 475 को समझ चुके हैं तो 476 को हमें कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ टाइटल बनना ही काफ़ी है। सो इसका जो टाइटल है ये कहते हैं काउंटरफीटिंग डिवाइस आर मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स अदर देन, इसके ऊपर फोकस करें। डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज described in section number 467 are possessing counterfeit mark material। ठीक है, ये जो सेकंड लिम है ये तो बिल्कुल सेक्शन नंबर जो 475 वाला है, ये वाला टाइटल में जो लिखा हुआ है पोजेसिंग काउंटरफीट मार्क्स मटेरियल, ये तो बिल्कुल सेम है। ये 475 है, ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 467। जो सेक्शन नंबर 476 हैं ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 467। सो यानी 467 को एक्सक्लूड करके इसमें आप 468 वाले डॉक्यूमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं, 469 वाले डॉक्यूमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो बाकी इसमें सेम वही कंसेप्ट है कि अगर काउंटरफीट डिवाइस या मार्क जो है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदर देन 476 67 होने चाहिए, या अगर सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है इसका जो सेकंड लिम है वो स्टार्ट होता है यहाँ से कि अगर कोई उसको जो काउंटरफीट मटेरियल है उसको अगर वो पोजेस करता है, यानी उसकी जो पोजीशन है और वो जो पोजीशन है काउंटरफीट मटेरियल की वो भी क्या होनी चाहिए, 467 वाली डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होने वाला डिवाइस या मार्क होना चाहिए। So, ये सेक्शन नंबर 416 और 476 के अंदर जो है वो मन से डिफरेंट है, बाकी कंसेप्ट सारा सेम है। यानी इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई फ़ेक पासपोर्ट है, फ़ेक सर्टिफिकेट बनाता है, कोई फ़ेक बोर्डिंग पास बनाता है, ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये 467 से एक्सक्लूड हैं। क्योंकि अगर हम 468 को देखें, 468 तो ये बात करते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसको आप चीटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं,
या अगर फर्जी फॉर द पर्पज़ ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, या कोई आप ऐसा सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसकी वजह से दूसरा जो सामने वाली पार्टी है उसकी रेपुटेशंस को हार्म पहुंच सकता है। या इसमें आप 466 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बात करता है फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर। तो इसमें जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं या पब्लिक रजिस्टर्स एक्सेट्रा होते हैं, वो सारे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 477। सो इसका जो टाइटल है ये है ट्रैवलेंट इंसिनेशन डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट आर वेलिएबल सिक्योरिटी। सो बेसिकली इस सेक्शन का जो कोर आइडिया है वो 475 और 476 के ऊपर के सेक्शंस है, वन से डिफरेंट है। यानी ये 475 और 476 में हम जिन चीज़ों की बात की वो ये है कि उसमें जो काउंटरफीट ऑथेंटिकेशन डिवाइस या मार्क है ये उसके बारे में बात कर रहा था। जबकि जो सेक्शन नंबर 477 है इसमें हम जेन्युइन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे बिल है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट है, उनकी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उनकी बात करें कि अगर उनको कैंसिल कर दिए जाए, डिस्ट्रॉय किए जाए, कंसील, डिफेस, या उनको क्या किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी अगर उनकी अटेम्प्ट भी की जाए। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर, यानी हु एवर कोई भी हो सकता है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। अब ये जो दो कंसेप्ट हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड इन दोनों सेक्शंस को, इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। वो ये हैं कि एक है डिसऑनेस्टी और दूसरा है फ्रॉडुलेंटली। डिसऑनेस्टी इन दोनों सेक्शंस को हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम कवर कर चुके हैं डिटेल्स के साथ। तो ये कहते हैं कि हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू देयर थिंग डिसऑनेस्टी। अब ये जो दो टर्म्स हैं रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, इसको पाकिस्तान पिनल कोड पर जो सेक्शन नंबर 23 है ये अगेन इन टर्म्स को डिफाइन कर रहा है कि wrongful gain क्या है, is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। और wrongful loss क्या है कि wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। और फिर उसके बाद जो fraudulently का concept है ये कहता है a person is said to do a thing fraudulently if he does the thing with the intent to defraud but not otherwise। सो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 25 है वो फ्रॉडुलेंटली को डिफ़ाइन करता है, और जो 24 है वो 24 प्लस हम इसको 23 भी कह सकते हैं, ठीक है। वो डिसऑनेस्टली को डिफ़ाइन करता है। यानी अगर कोई भी शख्स किसी को डिसीव करके रॉन्गफुल गेन, बेनिफिट, लॉस क्रिएट करने का इंटेंशन रखता हो, या अगर कोई शख्स रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस काज करने की इंटेंशन के साथ क्या करता है, और विद एंडिंग टू कॉज डैमेज, साथ साथ वो इस चीज़ का भी इंटेंशन रखता हूँ कि वो इनको डैमेज कॉज करे या इंजरी कॉज करे। अभी जो इंजरी का कंसेप्ट है इसको भी पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफ़ाइन किया हुआ है। सो इंजरी का जो कंसेप्ट है इसमें सिर्फ फिज़िकल इंजरी शामिल नहीं है, इसमें मेंटल इंजरी भी शामिल है, इसमें रिपोर्टेशनल इंजरी भी शामिल है, और उसके साथ साथ इसमें अगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचते हैं तो वो भी इसमें शामिल है। सो इसका जो रिलेवेंट सेक्शन है वो मेरे माइंड से स्किप हो गया है, बट यहीं पे तो ही है। ओके, सो ये है सेक्शन नंबर 44 इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इनलीगली काज्ड टू एनी पर्सन, यानी उस हार्म का इनलीगली काज होना ज़रूरी है। तो एनी पर्सन इन बॉडी, अगर उसको कोई फिज़िकल इंजरी काज होती है, तकलीफ़ पहुंचती है, या उसको कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, या उसकी रिपोर्टेशंस को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, या प्रॉपर्टी को, तो ये इंजरी की जो प्रॉपर डिफिनीशन है ये पाकिस्तान पिनल कोड ने सेक्शन नंबर जो 44 है उसमें डिफ़ाइन की हुई है। टू द पब्लिक, यानी ये पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकती है जिसमें ज़्यादा लोग शामिल होता है, या ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है। अब इसने एक्शन में क्या क्या आता है, ये इंटेंशन तो हमें उसने बता दिया कि हु एवर का इंटेंशन जो है वो फ्रॉड कमिट करना हो सकता है, या रॉन्गफुल गेन का हासिल करना हो सकता है, या रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, या किसी को डैमेज या इंजरी काज करना हो सकता है, मतलब चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो पर्सन हो। अब उसके जो एक्शंस है, जो ऑफेंस बनेंगे, उन एक्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर वो एवर जो क्या करता है
वो कैंसिल करता है। ये कैंसिल क्या, कैंसिल, डिस्ट्रॉय, डिफेसेस, अटेम्प्ट्स टू कैंसिल, डिस्ट्रॉय, डिफेसेस और सीक्रेट्स और अटेम्प्ट टू सीक्रेट्स एनी डॉक्यूमेंट। बात हो रही है किसकी, डॉक्यूमेंट्स की। तो ये कह रहे हैं कि अगर हु एवर जो है वो कैंसिल करता है डॉक्यूमेंट को, यानी डॉक्यूमेंट को वो इनइफेक्टिव कर देता है, उसकी जो लीगल इफेक्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश, उसको या बिल्कुल इनइफेक्टिव कर देता है, या क्या करता है, उसको अटेम्प्ट्स टू कैंसिल यानी उसकी कोशिश भी करता है, चाहे वो नाकाम क्यों ना हो जाए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जेन्युइन वेरिएबल सिक्योरिटी यानी जो एक डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है कि वो ए को 10 लाख का जो राइट है वो देती है, ठीक है। अब ए कोई डिसऑनेस्ट तरीके से उस सिक्योरिटी को कैंसिल कर देता है ताकि वो राइट क्या हो, एक्सरसाइज ना हो सके। तो यहाँ पे क्या वैलिड होगा, कैंसिलेशन होगा। फिर उसके बाद है डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय मीन्स डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली ख़त्म कर देना, सो दैट इट कैन नो लॉन्गर फंक्शन एज द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यही ए है, ये इसकी अगर कोई एक ओरिजिनल बिल है, बिल क्या है, ओरिजिनल बिल है, ए उसे जला देता है या उसको पार देता है या किसी और तरीके से कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर ये फ्रॉडुलेंट और या डिसऑनेस्ट किया गया है और स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसके ऊपर सेक्शन नंबर 477 जो है वो अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल जो डिस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट की वो भी हो सकती है, या अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय, अगर उसने कोशिश की है, जलाने की कोशिश की है या उसको पाड़ने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तब भी उस ऊपर सेक्शन 477 जो है वो अप्लाई हो सकता है। और आगे क्या है, डिफेसेस या अटेम्प्ट टू डिफेस। ओके, डिफेस का मतलब है यानी डॉक्यूमेंट को इस तरह डैमेज कर देना या चेंज करना कि उसकी जो अपीयरेंस है या लीगल यूजफुलनेस है वो इफेक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट राइटिंग या आइडेंटिफिकेशंस को अगर कोई जानबूझकर मिटा देता है या इतना डैमेज कर देता है कि डॉक्यूमेंट्स की जो लीगल यूटिलिटी है वो इफेक्ट हो जाए, तो फिर उसको डिफेस कहते हैं। चाहे वो एक्चुअल उसने डिफेस किया हो या उसने अटेम्प्ट टू डिफेस किया हो। यानी ये जो डिस्ट्रॉय और डिफेस है ना, इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्ट्रॉय में डॉक्यूमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, लेकिन डिफेस में डॉक्यूमेंट फिजिकली एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट अपीयरेंस जो कंटेंट्स हैं उसको डैमेज कर दिया जाता है। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आर अटेम्प्ट टू कैंसल, डिस्ट्रॉय और डिफेस और सीक्रेट्स और अटेम्प्ट्स टू सीक्रेट्स। सीक्रेट्स मीन्स यानी किसी डॉक्यूमेंट को जानबूझकर छुपा देना, यानी ये ऑर्डिनरी मिस जो प्लेस हो जाती है ना डॉक्यूमेंट से वो नहीं है, इसमें इंटेंशनली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, इसको पता है कि ये जो जेन्युइन विल है इसमें क्या है, ये इसमें बी को प्रॉपर्टी मिलती है। अब ए जो वो क्या करता है, वो विल को अपने लॉकर में छुपा देता है और उसके जो लीगल हेयर्स है उसको नहीं बताता। यानी उसका मकसद ये है, उसका इंटेंशन ये है कि वो विल जो है वो सामने ना आए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सीक्रेटिंग या कंसीलिंग कहते हैं। चाहे वो उसको छुपाता है या चाहे वो उसकी अटेम्प्ट भी करता है, तो दोनों सूरतों में 477 जो है वो अप्लाई हो सकता है। यानी ये जो सेक्शन है ये अटेम्प्ट स्टेज के ऊपर भी एक्शन को ऑफेंस बनाता है। सो आगे ये कह रहे हैं कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ इन एक्चुअल में होना चाहिए आर पर्पस टू बी अ विल, अथॉरिटी टू अडॉप्ट सन और वेरिएबल सिक्योरिटी। क्योंकि इस सेक्शन ने हमें डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई भी किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, विल होना चाहिए या अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन होना चाहिए या कोई वेरिएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये जो वेरिएबल सिक्योरिटी है इसको पाकिस्तान क्लियर कोड का सेक्शन 30 जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और इसका हम देख भी चुके हैं डिटेल के साथ। ओके, अब ये जो है ना, ये जो फ्रेज़ है कि विच इज़, यानी ये एक्चुअल विल की बात करी है, यानी जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली विल है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे मैंने आपको कहा ना कि ए ने, अगर ये शख्स है ए, ये क्या करता है कि ये एक्चुअल में एक विल बनाता है और वो ये कहता है कि मेरी डेथ के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, वो बी को मिलेगी। तो ये एक एक्चुअल विल है, यानी इसमें ये आएगा विच इज़, ठीक है। यानी ए इज़ इस जेन्युइन विल को अगर यानी जो हू एवर है अगर वो इसी जेन्युइन विल को
फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली डिस्ट्रॉय करे, कैंसिल करे, डिफेस करे या उसको उनकी अटेम्प्ट करे या सीक्रेट्स करे, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर 477 जो है वो अप्लाई होगा। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो है आर परपर्स टू बी अवेल, यानी यहाँ परपर्स टू बी का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट विल होने का क्लेम करता है, यानी विल के रूप में अगर जो डॉक्यूमेंट अपीयर करता है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली लीगली वैलिड विल हो, यानी यहाँ पे जो विल है या ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो ओरिजिनल हों, वो फेक यानी फौज भी हो सकते हैं। वो विल भी हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। ऑन कमिट मिस्चीक एंड रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब ये जो मिस्चीक का कंसेप्ट है, इसको भी पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 425 है उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसको अगर हम देखें कि मिस्चीक क्या है तो आपको ये पे नज़र आएगा। मिसचीफ है 425। सो ये इसकी डिफिनेशन है। सिंपल वर्ड में जो मिसचीफ है उसके मुताबिक अगर कोई पर्सन यानी जब कोई पर्सन इंटेंशन या नॉलेज के साथ किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी वैल्यू यूटिलिटी को क्या करता है, डिमिनिश करता है, ठीक है, उसको डिमिनिश करता है या उसे इंजूरियसली इफेक्ट करता है, और जो रॉन्गफुल लॉस है या डैमेज है वो कॉज करता है, तो फिर वो क्या हो सकता है, को मिसचीफ हो सकता है। सो सेम वही कंसेप्ट, यही कंसेप्ट जो है सेक्शन 477 में यूज़ हुआ है कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जहाँ जैसे यहाँ पे इतने सारे जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं उसके साथ साथ ये भी हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट में अगर कोई मिसचीफ भी कमिट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, तो फिर ऐसी शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट पर लायक होगी या इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, प्लस उसके बाद ऑब्लिगेटरी फाइन भी उसके ऊपर लगेगा। सो 477 में हमने ये देखा कि अगर पेशेंट्स फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्ट तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर इस सेक्शन में मेंशन हैं इनको अगर कैंसिल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिफेस या सीक्रेट मिसचीफ करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को रॉन्गफुल लॉस या खुद को रॉन्गफुल गेन हासिल करेगा, तो फिर इस वो 477 जो है वो इस्टेब्लिश होगा। ये 477 के अंदर एक अफेंस है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 477A को। इसका टाइटल है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर being a clerk, officer or servant or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant. ओके, सो यहाँ पे आम सिटीजन्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है वो क्लर्क, ऑफिसर या सर्वेंट जो है वो होना चाहिए। ओके, सो इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए है, वो किसी एक कंपनी में एक क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, ठीक है। अब वो उसका जो काम है वो क्या करना है, वो डेली बेसिस के ऊपर अकाउंट्स मेंटेन करता है। अब यहाँ पे यानी ये सिर्फ किसी पर्सन ने अकाउंट फल्सिफाई नहीं किए होते इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि बात हो रही है ना फल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या ये जो पू एवर है यानी जो अक्यूज्ड है, क्या वो क्लर्क, ऑफिसर, सर्वर की कैपेसिटी में था या नहीं। सो अगर वो नहीं था तो फिर तो कोड 77A इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो इसकी पे के बेसिटी में काम करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि बीइंग अ क्लर्क, ऑफिसर और सर्वेंट और एम्प्लॉयड, यानी वो ऑलरेडी डिजिग्नेट हो चुके हैं कि भाई ये क्लर्क है, ऑफिसर है, सर्वेंट है। दूसरा ये है कि अगर उनकी डिजिग्नेशन नहीं भी हुई, यानी वो किसी टेम्पररी बेस के ऊपर विदाउट डिजिग्नेशन अगर वो इन उसके ऊपर काम कर रहे हैं यानी टेम्पररी बेस के ऊपर, तो तब भी जो है वो इररिलेवेंट हो सकता है। यानी इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक पर्सन ए को टेम्पररी अकाउंट्स हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, जबकि उसका जो ऑफिशियल डिजिग्नेशन है वो मैनेजर है, वो यानी वो डिजिग्नेटेड नहीं है, इस कैपेसिटी के लिए वो डिजिग्नेटेड नहीं है, लेकिन उसका जो काम है यानी वो ये जो काम कर रहा है वो एक्टिंग इन द कैपेसिटी कर रहा है, तो उसका जो ऑफिशियल डिजिग्नेशन है चूँकि वो तो क्लर्क, ऑफिसर या सर्वेंट नहीं है, लेकिन रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स में वो अकाउंट ऑफिसर की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। सो इस वजह से जो फैक्ट्स हैं उसके अंडर
477A जो है उसको क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यानी 477 की जो पहली तो फर्स्ट गेट है ना, वो क्या है, वो ये देखना है कि अक्यूज्ड की कैपेसिटी क्या है। फिर उसके बाद क्या चीज़ देखनी है, ये कह रहे हैं कि विलफुली यानी जानबूझकर, यानी अगर कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक नहीं है तो फिर तो वो इसके अंडर नहीं होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट ने टाइपिंग मिस्टेक्स किए हैं और 50,000 की जगह पे 5,000 इंटर कर दिए हैं और फिर उसके बाद वो करेक्शंस वगैरह कर देती है तो 477 के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने विलफुली किया है यानी जानबूझकर किया है, या एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय, अल्टर, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or accounts which belongs to or is in the possession of his employer। अब इसमें बात हो रही है किसकी, उसकी मिन्सिए की, उसके इंटेंशन की। और उसका जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, वो किसी को डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय या करना होना चाहिए। और जिस डिस्ट्रॉय के कंसेप्ट हैं उसको, जो डिफ्रॉड के कंसेप्ट हैं उसको आपने फ्रॉडुलेंट के सेक्शन 35 में देख लिया। और जो डिस्ट्रॉय हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये किसी रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देना। यानी अगर अकाउंटेंट फ्रॉड की एविडेंस वाली ओरिजिनल जो पेजेस हैं उसको अगर वो जला देता है तो फिर वो क्या होगा, वो डिस्ट्रक्शन में आता है, डिस्ट्रॉय में आता है। आल्टर यानी अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 की जगह पे वो या 5 लाख की जगह पे वो 50,000 कर देता है तो वो फिर आल्टर हो जाएगा। म्यूटिलेट्स का मतलब है कि रिकॉर्ड को फिजिकली डैमेज कर देना, या कट करना, डिफेस करना, ताकि उसकी जो यूजफुलनेस है वो इफेक्ट हो जाए, ठीक है। या जैसे हमने ऊपर डिफेस में भी इस चीज़ को देखा। उसके बाद है फॉल्सिफाइज, यानी रिकॉर्ड को फॉल्स बना दे देना। यानी अकाउंट में अगर कोई फिक्शियस ट्रांजेक्शंस हैं उसको एंटर कर देना, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे अगर एक्शंस किए जाएं किस चीज़ में, किसी बुक में, पेपर में, राइटिंग में, लेबर सिक्योरिटी में, और अकाउंट्स विच बिलोंग्स टू और इन द पोजीशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। यानी अब लॉ ये बता रहे हैं कि ये जो एक्शंस हैं ये किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, बुक, यानी कोई भी रजिस्टर, कोई भी बुक होना चाहिए, ठीक है। और पेपर यानी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होता है, या राइटिंग यानी कोई भी रिटन रिकॉर्ड जो होता है, और जो वेरिएबल सिक्योरिटी है इसको पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन नंबर 30 है और वो डिफ़ाइन करता है। आप उसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल सिक्योरिटी क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है। और फिर उसके बाद है अकाउंट, यानी ये अकाउंट क्या है, यानी फिनंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है। सो ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं अगर वो किसके हैं, ईदर बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं ना बिलोंग्स, अगर वो एम्प्लॉयर के हैं या एम्प्लॉयर के पोजीशन में है। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका ओरिजिनल जो सेल लेजर है वो कंपनी का है, ठीक है। अकाउंटेंट उस लेजर्स को फ्रॉड के लिए अल्टर करता है तो फिर इस सूरत में ये क्या होगा, रिलेवेंट होगा। क्योंकि जो नेक्स्ट फेज है ये कहता है कि और हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। यानी ये थर्ड सिचुएशन है इस सेक्शन की कि डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त फिज़िकली एम्प्लॉयर के पास मौजूद हो। अगर एम्प्लॉई ने वो डॉक्यूमेंट, यानी जितनी भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है, वो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर के लिए या एम्प्लॉयर की तरफ से रिसीव किया है तो वो भी इसमें कवर है। यानी इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो कौन है, वो कंपनी का अकाउंट ऑफिसर है। वो क्या करता है कि वो सप्लायर से ओरिजिनल जो पेमेंट रिकॉर्ड है वो रिसीव करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑन द बिहाफ ऑफ, तो ये भी इसमें रेलेवेंट हो सकता है। अब रिकॉर्ड किसके पास है, ए के पास है, और वो जानबूझकर उन रिकॉर्ड्स को फ्रॉड के पर्पज़ से अल्टर करता है तो फिर ये जो फ्रेज़ है ना ये क्या हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है, ओके। और abets the omissions or alterations of any material particular file from, ओके सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स ये हो गई कि ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज़ है ये स्किप हो गया। ये आगे कह रहे हैं कि और willfully and with intent to defraud makes or abets the making of any false entry in, यानी एक्यूज सिर्फ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय, अल्टर, फल्सिफाई नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, यहाँ लिखा हुआ है ना willfully, बल्कि वो जानबूझकर
जो फॉल्स एंट्री है वो खुद बनाता है या किसी और को फॉल्स एंट्री बनाने में अबिट करता है। जैसे इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि कंपनी का अकाउंटेंट है वो एक्चुअल में 1 लाख उसने फॉर एग्जांपल रिसीव किया है और वो जानता है, लेकिन जो लेजर है उसमें वो नोइंगली एंटर करता है 70,000 के 70,000 जो है उसने रिसीव किए हैं, और बाकी जो 30,000 हैं वो उसको कंसील करने के पर्पज़ से मेकिंग क्या कर रहा है, फॉल्स एंट्री कर रहा है। ठीक है। और अगर अकाउंटेंट अपने फॉर एग्जांपल जूनियर को कहता है कि तुम लेजर में 70,000 एंटर कर दो और जूनियर से फॉल्स एंट्री करवाता है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा अबिट्स इन अबिट्स द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स एंट्री। सो यहाँ पे जो अबिटमेंट का सेपरेट फॉर सेंटिनल कोड का जो कंसेप्ट है वो भी रिलेवेंट हो सकता है, और जो अबिटमेंट का कंसेप्ट है वो पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन नंबर 107 है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो ये चैप्टर नंबर 5 है, ये अबिटमेंट की बात करता है, और ये कहते हैं कि जो अबिटमेंट है वो 3 तरीक़ों से होती हैं। किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को यानी किसी कोई कंस्पायरेसी करना, या जो थर्ड है वो किसी को एड प्रोवाइड करना। ओके, सो अब इसमें ये लिखा हुआ है ना फॉल्स एंट्री इन। सो ये जो इन है इससे मुराद ये है कि फॉल्स एंट्री उसी रिलीवेंट बुक, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या अकाउंट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो ऑफिशियल लेजर होता है उसमें अगर वो हो। ठीक है। और फिर उसके बाद सिर्फ एंट्री नहीं, ओमेजन्स भी है। ओमे के लिए जानबूझकर अगर उसको छोड़ दिया जाता है, यानी कंपनी को अगर 8 लाख रिसीव हुए, अकाउंटेंट डिलिबरेटली जो रिसीट है उसको अकाउंट्स में एंटर ही नहीं करता। और क्यों नहीं करता, ताकि जो 8 लाख का रिकॉर्ड है वो क्या हो जाए, वो कंसील हो जाए, यानी उसको छुपाता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओमिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल हो जाएगा। ठीक है। ये फिर 477 के अंडर जो है वो फॉल करता है। और फिर उसके बाद जो आल्टर है, आल्टर को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें अगर चेंजेस की कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 90 लाख हैं उसकी जगह पे एक सिफर काट की जाए 90,000, अगर उसको 9 लाख उसको कर देता है। ठीक है। और सेकेंडली ये अबिटमेंट की भी बात करते हैं कि आर अबिट द ओमिशंस आर अल्टेरेशन ऑफ एनी मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम और इन सच बुक, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अकाउंट्स। यानी अक्यूज खुद अगर जो ओमिशंस हैं या अल्ट्रेशन है अगर वो खुद नहीं करता बल्कि किसी और को भी करने में अगर वो इंटेंशनली असिस्ट करता है, इंस्टिगेट करता है, यानी जो सेक्शन नंबर 107 की डिफिनीशन में फॉल करते हैं जो एक्शन, इनमें से कोई भी एक्शन अगर वो परफॉर्म करता है, उसको हेल्प आउट करता है, तो फिर ये क्या होगा, तो तब भी 477 ए जो है मोबलाइम हो सकता है। अब ये जो फ्रेज़ है ना यहाँ पे लिखा हुआ है इन मटीरियल पर्टिकुलर, देखें ये इंपॉर्टेंट है। जो लॉ है वो हर इनसिग्निफिकेंट जो टाइपो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाता, बल्कि वो किसको बनाता है, वो मटीरियल पर्टिकुलर को। यानी ये ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल जो रिकॉर्ड अकाउंट के सब्सटेंस, जो फिनंशियल पोजीशन है या जो लीगल उसकी सिग्निफिकेंस है या जो रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर उसको मटीरियली अफेक्ट करें तो फिर वो क्या होगा, मटीरियल पर्टिकुलर वो कंसिडर किया जाएगा। जैसे इनवॉइस में कंपनी एड्रेस की जो स्पेलिंग है, अगर फॉर एग्जांपल वो इस्लामाबाद की जो कंप्लीट स्पेलिंग है उसकी जगह पे अगर कोई इस तरह भी लिख देना, इस तरह भी लिख दें तो इट्स ओके। यानी यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, टाइपो मिस्टेक है। नॉर्मली ये मटेरियल फैक्ट्स जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन मटेरियल अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे और जो मिस्टेक करने वाला है वो एक ज़ीरो को स्किप कर देता है और 4 इसमें लिख देते हैं, तो फिर ये क्या है, ये मटेरियल फैक्ट है। यानी जो मटेरियल फैक्ट है ना उसका आसान मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट इनफ मैटर्स। अब अगेन यहाँ पे ये जो फ्रॉम है या इन है, फ्रॉम का मतलब ये है कि किसी मटेरियल पर्टिकुलर को रिकॉर्ड से ओमिट या रिमूव कर देना, और इन का मतलब ये है कि रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर को आल्टर कर देना। ठीक है। और इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एनी सच बुक, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अकाउंट्स। एनी सच का मतलब क्या है, जो प्रीवियस कैटेगरीज हैं जो ऊपर दी गई है, यानी जो एम्प्लॉयर से कनेक्टेड है इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय दिस सेक्शन। ओके, सो आगे जो है वो पनिशमेंट क्लॉज है, तो ये कह रहे हैं कि
ऐसे जो हु एवर होगा शील बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट अब ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, फाइन और बॉथ, यानी उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, फाइन भी लग सकता है, या उसके ऊपर सिर्फ फाइन भी लग सकता है, या उसके ऊपर दोनों भी लग सकते हैं। लेकिन जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये कह रही है कि इट शिल बी सफिशिएंट इन एनी चार्ज अंडर दिस सेक्शन to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud or any particular day on which the offense was committed. So अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के देंगे इट शिल बी सफिशिएंट इन एनी चार्ज अंडर दिस सेक्शन, यानी इसका मतलब यह है कि सेक्शन नंबर 477A की चार्ज में प्रोसिक्यूशन को कुछ स्पेसिफिक डिटेल देना कंपल्सरी नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन बाद में हमें मेंशन कर दिया है। यानी ये जो चार्ज है ये वही चार्ज है फॉर्मल, जो क्रिमिनल एग्जीक्यूशन है ये वही है जो एक्यूज्ड को बताता है कि उस पर कौन सा ऑफेंस है और किस कंडक्ट के बेसिस पर उसके ऊपर एलिगेशन जो है वो लगी है। टू एलिज अ जनरल इंटेंटेड टू डिफ्रॉड, यानी प्रोसिक्यूशन के लिए जो जनरल इंटेंशन है टू डिफ्रॉड वो एलिज करना सफिशेंट है। इन चार्ज में ब्रॉडली ये कहा जा सकता है कि अक्यूज ने विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी उसने बिल्कुली फॉल्सिफाई किया है एम्प्लॉयर्स का जो अकाउंट है, ठीक है। यानी हर केस में ये डिटेल देना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज का जो एग्जैक्ट इंटेंशन है वो फलां पर्सन से एग्जैक्टली मतलब इतनी अमाउंट फ्रॉड कमिट करना था, क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन्स इंटेंडिंग टू बी डिफ्रॉडेड, यानी चार्ज में स्पेसिफिक विक्टिम का नाम देना कंपल्सरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स को फल्सिफाई करता है तो चार्ज में ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन स्पेसिफिकली ये कहे कि ए जो है उसने एक्ट किया इस इंटेंशन के साथ, यानी ए का जो इंटेंशन था वो ये करना था कि फॉर एग्जांपल बी को डिफ्रॉड करना था। ओके, सो जो नेक्स्ट फ्रेज है वो ये है कि आर स्पेसिफाइंग एनी पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इंटेंडिंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रॉड। ओके, सो इसका मतलब ये है कि यानी ये जो चार्ज है इसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो इंटेंडेड फ्रॉड है वो स्पेसिफाई करना भी मैंडेटरी नहीं है, जैसे यहाँ पे मेंशन है दैट मनी इंटेंडेड टू बी सब्जेक्ट ऑफ द फ्रॉड। और नेक्स्ट केस क्या है कि आर एनी पर्टिकुलर डे ऑन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी इसमें दूसरी क्या चीज़ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, यानी चार्ज के लिए एग्जैक्ट डेट मेंशन करना भी मैंडेटरी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ए है उसने मार्च के फर्स्ट वीक में रिपीटेडली अकाउंट जो है वो फल्सिफाई किए, वो प्रोसिक्यूशंस को एक्सप्लेनेशन की वजह से ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी वजह से चार्ज के लिए नेसेसरीली ये इस्टेब्लिश नहीं करना कि द ऑफेंस वाज कमिटेड एग्जैक्टली ऑन दैट डे एट दैट टाइम, ठीक है। यानी जनरल एलिगेशंस जो हैं वो सफिशिएंट हो सकता है, यानी सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल जो क्रिमिनल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सो सेक्शन नंबर 477A की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि चार्ज में जो जनरल इंटेंट टू डिफ्रॉड है एलिज करना सफिशिएंट है, टू डिफ्रॉड एलिज करना सफिशिएंट है, यानी जो पर्टिकुलर विक्टिम है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है और जो एग्जैक्ट डेट है वो स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं है। यानी ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ये ऑफेंस को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट्स एलिमिनेट नहीं करती, ये प्राइमरीली चार्ज की रीडिंग को फैसिलिटेट करती है।